डे 1 से ही मतलब जो टीचर्स बताते थे, गौरव सर, हनी सर, शाहजर सर, बस वही फॉलो करते थे। डे 1 से हमको गौरव सर, हनी सर ने बोला ही था कि आपको करना ही पड़ेगा। मतलब वो मोटिवेशन था ही कि अगर आपको कहीं से निकलना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। आई वॉज डूइंग द रिविजन पार्ट, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट वही रहता है कि आपने जितने मॉक्स दिए, पास्ट ईयर के जो उसको क्वेश्चंस एनालाइज होते हैं करना। वो हनी सर खुद करवाते हैं। कैट के दिन थोड़ा नर्वसनेस तो रहता है, बट इस बार मैं मेरा माइंड बना के गया था कि कुछ भी हो जाए, मतलब पैनिक तो नहीं करूंगा। जितने जल्दी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं स्विच करूंगा बस। साइड बाय साइड लाइव क्लासेस भी चल रही थी, और उसी के साथ फिर 15 दिन में उन्होंने मॉक्स का भी शेड्यूल दे दिया था। सो बस जो लोग दे रहे थे वही मतलब ऐसे बाइबल मान के उसको हमने फॉलो किया। एटलीस्ट वी हैव टू गेट द फ्लो कि मॉक में कैसे आंसर करना है, कैसे कुछ स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करना है। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स पहले हमको डिवाइस करने रहते हैं। सब ड्रीम कॉलेज अहमदाबाद को ही मानते हैं, और उससे ही अगर आपको एडमिट आ रहा है तो खुशी तो बहुत हुई थी। So congratulations, Kunal, for converting IIM Ahmedabad. थैंक यू सो मच। Tell me something about yourself. So I am from an electrical background. I completed my BTech from COEP in the year of 2022, and post that I've been working at Bajaj Finserv as a software developer. एंड मैं ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा 2024 वाला। इसके पहले भी मैंने दिया था, एंड बोथ द इयर्स आई वाज अ पार्ट ऑफ ईजी। तो इसलिए Okay. अभी अच्छा लग रहा है कि कन्वर्ट हो गया एट द एंड। तो एमबीए का थॉट कैसा आया? एमबीए एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था माय प्रोफेशनल जर्नी, तो स्टार्टिंग में हम लोग जो काम कर रहे थे, तो उससे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि शायद मैनेजमेंट में हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि कोडिंग के साथ साथ आई थिंक जो बिजनेस डिसीजंस हम लोग लेते हैं, जो बिजनेस टीम लेती थी, उससे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता था कि यूजर इंटरेक्शन कैसे होगा और बाकी सब चीज़ें बिजनेस कैसे हैंडल होती है करते हैं। तो बस वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन मिला था, एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद कैट, क्योंकि दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू गेट एन गुड बी स्किल इन इंडिया। जब मतलब कैट का आइडिया आया कि मुझे कैट देना है, जब आपने इस ईयर कोचिंग स्टार्ट की थी, हाँ। तो आपको कैसा लगा कि मतलब ठीक है, चिल वे में था कि हो जाएगा कोई बात नहीं, या फिर क्वाइट सीरियस थे कि नहीं मुझे वन फर्स्ट डे से ही करना है? नहीं नहीं, फर्स्ट डे से ही करना था, ऐसे कुछ बीच में लैग नहीं आया था। और ईजी के साथ ही करना था, ये भी मतलब फिक्स था मेरा इस साल भी। तो डे 1 से ही मतलब जो टीचर्स बताते थे, गौरव सर, हनी सर, शाहजर सर, बस वही फॉलो करते थे, क्योंकि बाकी कुछ उन्होंने क्रैक करके रखा है वो फॉर्मूला पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, और हमको बस जी फॉलो जी। करना है। बाकी सब आई थिंक ईजी प्रोवाइड करते हैं हमको, बस उनका जो पाथ देते हैं वो फॉलो करना है। तो डे 1 से बस वही किया, उनको ही फॉलो किया। व्हाट वाज योर ओवरऑल परसेंटाइल? माई ओवरऑल परसेंटाइल वॉज 98.5। और एलआरडीआई में कितना था, वीआरसी में और क्वांट्स में? मेरा वीआरसी में 89 परसेंटाइल था, एंड एलआरडीआई में 96 परसेंटाइल, और कॉन्ट्स में 99.2, ऐसे ये परसेंटाइल थे इंडिविजुअली। और कहाँ कहाँ से कॉल आई थी, कौन से कॉलेजेस से आपको? मुझे मेजरली सारे आईआईएम से कॉल्स आए थे। एबीसी, एलकेआई, आई मुंबई का आया था, कैप राउंड, वो सब आए थे मुझे। एफएमएस का भी आया था। तो आपको ईजी के बारे में पता कैसे लगा स्टार्टिंग में? ओके, सो एक्चुअली ईजी के बारे में वन ऑफ माय सीनियर्स टोल्ड मी, ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ ईजी। एक्चुअली ही जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम अहमदाबाद दिस ईयर। धनंजय पाटिल उनका नाम था। तो उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंगली मुझे मतलब कन्विंस किया था उन्होंने बहुत अच्छे से कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ कोचिंग, ईजी इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन। और उनसे मतलब काफ़ी देर, 1 घंटा ऑलमोस्ट मैंने बात की होगी, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस कर लिया थे। आई वाज गोइंग टू जॉइन सम अदर कोचिंग, बट मैंने लास्ट डिसीजन मतलब मोमेंट पे डिसीजन बनाया कि आई विल जॉइन ईजी ओनली, और ऑफ कोर्स दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। लाइक यू सेड यू वर वर्किंग, तो फिर कैसे मैनेज करते थे क्लासेस वगैरह का और फिर वही जॉब पे भी जाना? राइट, सो थोड़ा हेक्टिक तो होता है, वो तो गिवन है, बट अगर करना है तो करना ही है, ऐसे था। और मतलब डे 1 से हमको गौरव सर, हनी सर ने बोला ही था कि आपको करना ही पड़ेगा। मतलब वो मोटिवेशन था ही कि अगर आपको कहीं से निकलना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। तो कन्वीनियंट टाइम पे वो लेक्चर्स रखते थे, जैसे वीक डेज में मंडे टू सैटरडे इट वाज 10 to 12, रात में उनके लेक्चर्स होते थे लाइव वाले। जी एंड जी। संडे को काफ़ी मतलब 6-8 घंटा चलता था। तो कन्वीनियंट थे टाइमिंग्स। उसके अलावा मैनेज कैसे करते थे, तो बस मतलब मैं थोड़ा ऑफिस में भी टाइम निकाल के पढ़ता था। जैसे वहाँ अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो वीआरसी यू कैन डू मेंटली। सो आई यूज दैट स्ट्रैटेजी कि बिल्कुल। वीआरसी पढ़ सकते हो आप, वहाँ पर ये आंसर्स आप कहीं तो नोट में आप लिख लो क्वेश्चंस के अगेंस्ट।
तो मैं ये करता था। और घर पे आके मतलब मेरा कॉन्स थोड़ा ठीक था। तो दिस ईयर आई फोकस मोर ऑन LRDI एंड VRC। कॉन्ट्स के लिए तो हनी सर जितना बताते थे बस मैं उतना ही फॉलो करता था, उससे ज़्यादा कम कुछ नहीं। एंड LRDI के लिए वही मतलब जो गौरव सर देते थे सेट सॉल्व करने को, जो बनते थे वो तो बनते ही थे, अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बनते थे फिर उनको वापस से रिविजिट करना, जो स्ट्रैटेजी बताते थे कैसे कैसे अप्रोच करना है किसी भी प्रॉब्लम को, वो सब करते थे। तो थोड़ा सा मतलब आराम छोड़ना पड़ते हैं अगर आप जॉब कर रहे हो फुल टाइम, तो वही एक चीज़ है। फिर भी मैंने सब कुछ की, जॉब भी करनी थी और फिर वही प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखी थी फर्स्ट डे से, आप बता रहे हो। यस यस, तो करेक्ट। कौन सा बैच ज्वाइन किया होता आपने इसी का? मैंने इस साल EG का जो क्रैश कोर्स था जो अगस्त एंड से चालू हुआ था, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने जो कैट 23 के लिए ज्वाइन किया था EG का, वो थर्ड बैच था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आई न्यू कि क्या करना है, तो दिस ईयर आई जस्ट ऑप्टेड फॉर द क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स से पहले खुद प्रिपरेशन कर रहे थे आप, या यस उसी मतलब टाइम पे स्टार्ट किया था सब? मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, बट वो फ्लो नहीं बन रहा था जो EG के साथ बनता है जनरली। क्योंकि वो लोग प्री प्रिपेयर्ड आपको एक टाइम टेबल देते हैं, एक पाथ फॉलो करने को देते हैं, तो गाइडेंस मिलता है। लाइव क्लासेस का एक अलग ये रहता है इम्पोर्टेंस, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी नहीं रहता इतना। तो EG के साथ जब उन्होंने अगस्त एंड में स्टार्ट किया, आप बोल सकते हो कि मेजर प्रिपरेशन तो तभी स्टार्ट हुई थी मेरी। तो आपकी लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी क्या थी जब कैट आने वाला था उस टाइम पे? जॉब वगैरह भी आप कर रहे थे ना? राइट राइट राइट। तो एक्चुअली मैंने लीव तो नहीं ली थी जॉब से, बट क्योंकि थोड़ा काम था वो टाइम पे ज़्यादा ही। बट ऐसा मैंने छोड़ा नहीं था प्रिपरेशन। आई वॉज डूइंग द रिवीजन पार्ट, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट वही रहता है कि आपने जितने मॉक्स दिए, पास्ट ईयर के जो उसको क्वेश्चंस एनालाइज होते हैं करना। वो हनी सर खुद करवाते हैं। तो बस वो लाइव ओके। लेक्चर्स करता था अच्छे से, जो नोट्स वो बोलते थे वो बनाता था। और जितना भी फ्री टाइम मुझे मिलता था मैं उसमें बस वही रिवाइज करते रहता था। तो कॉन्ट्स के लिए वो स्ट्रैटेजी थी। DILR के लिए भी सेम, हनी सर ही लास्ट मंथ में DILR पूरा कवर करवाते हैं। उनके कुछ स्पेशल टॉपिक्स रहते हैं, सेट थ्योरी और नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो जो डर रहता है बच्चों का वो निकल जाता है वो टाइम पे पूरा नंबर बेस से, ठीक क्योंकि है। सर सारे प्रॉपरली अप्रोचेस बताते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, टाइम कम है तो कैसे करना है, और कैसे स्विच करना है बिटवीन द सेट्स। तो DILR का भी वो टाइम पे हनी सर ने करवा दिया था। एंड VRC का तो हम लोग एवरी डे उन्होंने बोला था कि यू हैव टू गिव वन सेक्शनल मॉक फॉर VRC, क्योंकि वो एक फ्लो बना रहना चाहिए, वो नहीं टूटना चाहिए VRC का, बिकॉज रीडिंग हैबिट होनी चाहिए प्रॉपरली और सारे ओके। कंसेप्ट याद होने चाहिए। सो इन सब के अलावा बस रिवीजन एक होता था और लाइव क्लासेस, दैट्स इट। और कैट था जिस दिन, उस दिन कैसा लग रहा था? थोड़ी नर्वसनेस थी या नॉर्मल थे? कैट के दिन थोड़ा नर्वसनेस तो रहता है, बट इस बार मैं मेरा माइंड बना के गया था कि कुछ भी हो जाए मतलब पैनिक तो नहीं करूंगा। जितने जल्दी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं स्विच करूंगा बस। बाकी मुझे कुछ सोचना नहीं है, बस मुझे सॉल्व करना है। बाकी जैसे मन में ख्याल आता है कि अभी ये खराब हो गया, अब क्या होगा, शायद मेरा नहीं बनेगा कैट इस बार भी, नेक्स्ट ईयर का भी सोचने लगते हैं कभी कभी। बट मैंने सोचा था कि इसको जो मॉक देता है वो अब तक, वैसे ही बस जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको फॉलो करेंगे और बस अपना बेस्ट दे देंगे इसमें, विदाउट टेकिंग एनी टेंशन और स्ट्रेस। ठीक है। फिर अगर आपने अगस्त में स्टार्ट किया तो मॉक्स वगैरह कब से स्टार्ट किए थे आपने? मॉक्स वगैरह, ओके। सो हाँ। मॉक्स आई थिंक सितंबर मिड से ही हमको उन्होंने दिलाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज वी डिडंट हैव मच टाइम। तो ऑलरेडी हम लोग क्रैश कोर्स वाले थोड़े लेट ही थे, तो उन्होंने थोड़े से रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले दे दिए थे कॉन्ट्स के। तो वो कर रहे थे साइड बाय साइड, लाइव क्लासेस भी चल रही थी, और उसी के साथ फिर 15 दिन में उन्होंने मॉक्स का भी शेड्यूल दे दिया था। सो बस जो लोग दे रहे थे वही मतलब ऐसे बाइबल मान के उसको हमने फॉलो किया। वही फॉलो कर रहे बाकी थे आप? हाँ, क्योंकि आप वो 100% भी अगर फॉलो करते हो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी करना बहुत मुश्किल है एक जॉब के साथ। तो अगर आप बस उतना ही करते हो, उस पर ही फोकस करते हो विदाउट डाइवर्टिंग योर माइंड, कि खुद से दिमाग लगा के हम लोग दूसरा कुछ कर रहे हैं, नहीं, जो लोग बता रहे बस वही फॉलो करते हैं तो फिर हो जाते हैं। उन्हें तो फॉलो किया है? यस यस, वही तो फॉलो किया। अराउंड कितने मॉक्स किए थे आपने? आई थिंक 30-35 के अराउंड कुछ मॉक्स थे, उसमें कुछ IMS के मॉक्स थे प्लस EG के खुद के भी कुछ मॉक्स थे। नीचे के मॉक्स थे, ठीक है। हाँ। तो स्टार्टिंग में स्कोर क्या था? स्टार्टिंग में 55-65 ऐसे इस रेंज में रहते थे, क्योंकि एकदम से प्रिपरेशन पूरा हुआ नहीं रहता है वो टाइम पे। बट हमको मॉक का भी आदत रहना चाहिए, तो हम लोग स्टार्ट कर देते। सर भी यही बोलते हैं, हनी सर, कि जल्दी स्टार्ट कर दो, अभी मार्क्स मत देखो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता वो टाइम पे। बट एटलीस्ट वी हैव टू गेट द फ्लो कि मॉक में कैसे आंसर करना है, कैसा कुछ स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करना है।
तो इम्पोर्टेंट थिंग्स पहले हमको डिवाइस करने रहते, सो मॉक्स का तो हमने वैसे ही स्टार्ट किया। और रेंज भी लाइक वो आइडियल रेंज तो नहीं है, बट वहां से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट हुआ था। तो फिर हाँ। कभी खराब भी गया होगा ना मूक? खराब तो काफी गए तो फिर वो तो कैसे, उस है। टाइम पे क्या फील हुआ था? सर ने तो पहले से ही बोला था कि मॉक खराब भी जाएंगे, लेकिन आपको वो नहीं देखना है, बस आप अपना रिवाइज करते रहो जो कॉन्सेप्ट गलत होते जा रहे हैं। एंड जो क्वेश्चंस उधर नहीं बनते एग्जाम में, वो बाद में पूरा अच्छे से करने का ट्राई करो। तो मतलब बेसिकली जो एनालिसिस पार्ट रहते हैं, जो मैंने बताया वो एनालिसिस में ही आते हैं। तो एनालिसिस प्रॉपरली करो, हर एक मॉक जो दे रहे हो उसका एनालिसिस करो, फिर नेक्स्ट मॉक पे मूव करो। अगर ब्लाइंडली आप देते हो मॉक तो उसका इतना कुछ सिग्निफिकेंस आता नहीं है, क्योंकि फिर सेम चीज़ें आप वापस मिस्टेक कर सकते हो। तो पहले तो वही है कि एनालिसिस अच्छे से करो, तो ही स्कोर इम्प्रूव होता है, और नहीं भी हो रहा है तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। और कभी डिमोटिवेशन भी आई होगी फिर, जब डीमोटिवेशन, हाँ, स्कोर कम आया आपका? वो भी एक पार्ट रहता है जर्नी का, लेकिन वही है कि आप बस अपना काम करते रहो, बाकी वो देख लेंगे ऊपर वाले तो उस डिमोटिवेशन को हैंडल कैसे किया फिर आपने? डीमोटिवेशन के लिए तो जैसे एक था ही सपना कि अच्छे कॉलेज में जाना ही है, इसलिए सेकंड अटेम्प्ट भी दिया था। पहली बार के बाद छोड़ नहीं दिया। तो वो था कि मतलब करना ही है अभी, मतलब खराब हो रहा है ठीक है, लेकिन अपना प्रोसेस नहीं छोड़ना है, वो एक था। हनी सर ने भी बोला था, शाजर सर, हनी सर और गौरव सर, सबने ये लोग बोलते थे कि आप मॉक देते रहो टाइम पे, एनालिसिस टाइम पे करते रहो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक मॉक रह गया इधर उधर तो वो ठीक है, लेकिन आप अपना फ्लो मत छोड़ो। और डिमोटिवेशन की वजह से मतलब बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा कि वो छोड़ देते बीच में मॉक देना, उनको खराब मार्क्स आ रहे हैं। बट वही है कि खराब मार्क्स भी आ रहे तो जो कंसेप्ट आप सीख सकते हो उसमें से सीख लो। कुछ कुछ मॉक्स रहते हैं जिसमें नहीं बनना है वो क्वेश्चन, तो वो लोग भी बताते थे सर कि ये वाला तो नहीं बनना था। तो अगर ये खराब भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, पर जो होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए ऐसा। वो अगर बन रहा है तो फिर आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऐसे। ओमेट दिए थे आपने? नहीं, मैंने कोई ओमिट नहीं दिए थे, ओनली कैट। तो क्या, जब इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी तो कैसा फील हो रहा था आपको? एक्चुअली जो सबसे पहला जिसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था वो अहमदाबाद का ही था, 9 फेब, और उसका मेल आया था 22 जनवरी को। तो मैं बहुत डर गया था वो टाइम पे, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अहमदाबाद का ही सबसे पहले आएगा। मैं सोच रहा था अगर किसी और कॉलेज का पहले आता तो आई एक आई कुड ट्राई हो हैव हैंडल्ड। जाती। हाँ, एक ट्रायल हो बिल्कुल। जाता, बराबर है। तो लेकिन जो है लिखा हुआ उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो वही है कि मैंने इजी का ही GDPI वाला भी कोर्स लिया था, अल्फा वेरिएंट। तो वहाँ पर सारे मेंटर्स थे, उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया, नेमली जैसे सागर हो गए, किसले, फिर सुजीत कुमार मलिक, उन्होंने बहुत इमेंस हेल्प किया। AWT के भी लिए, मतलब वो स्पेसिफिक टू IIM अहमदाबाद AWT वो कंडक्ट करते हैं बैट की जगह पे। तो उसका भी कुछ अलग स्टाइल रहता है लिखने का। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारे PPTs उन्होंने अरेंज किए हुए थे, उन्होंने सेशंस भी लिए थे। तो मॉक्स मैं देते रहा इन लोग के साथ। तो वो भी थोड़ा डर कम हो गया था। श्रेयस सोनार, उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया मुझे। तो इसके वजह से आई थिंक अहमदाबाद का थोड़ा कॉन्फिडेंस बन गया था, दो इट वाज माय फर्स्ट PI। आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव माय बेस्ट। और सब ऐसे बोलते हैं ना कि आई एम अहमदाबाद का इंटरव्यू थोड़ा ग्रिलिंग होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपको लगा कि आप स्ट्रक हो गए हो? कुछ याद है आपको ऐसा? एक्चुअली मेरा PI में उन्होंने ऐसे कुछ ग्रिलिंग किया नहीं, बट हाँ, जो भी मैं आंसर्स दे रहा था वो उनके ऊपर थोड़ा डीप में जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे माय होम टाउन इज जैसे नासिक, मेरे तो को। यस राइट, यस। हाँ। तो दे वर आस्किंग मी कि सिग्निफिकेंस क्या है नासिक का, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर कल्चरल बताए तो कल्चरल में ये पार्ट बताओ, ये पार्ट बताए तो इसमें सब पार्ट ये बताओ। ऐसे वो डिग डीप कर रहे थे। और एक मुझे जो इंस्टेंस याद आ रहा है, जैसे मेरे एड्रेस में एक ये है, वीर सावरकर नगर करके एक आता है पार्ट। तो उन्होंने सावरकर के ऊपर से मुझे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया। तो यू विल हैव टू बी वेरी थरो विथ इंटरव्यूज विथ IIMs, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर उनको कुछ दिख रहा है आपके प्रोफाइल में तो वो यस यस। डेफिनेटली कुछ वो उस पे क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। तो ऐसा उसका था एक्सपीरियंस अहमदाबाद का। और जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, जब रिजल्ट आ गए थे अहमदाबाद के, तो कैसा लगा जब आपने एकदम से देखा कि यू आर सेलेक्टेड? राइट। वो बहुत खुशी तो थी वो क्या टाइम पे। रिएक्शन था आपका? वो बहुत खुशी थी वो टाइम पे, क्योंकि वेन एवर यू स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन, तो पिनेकल ही अहमदाबाद रहता है सबका। सब ड्रीम कॉलेज अहमदाबाद को ही मानते हैं। और उससे ही अगर आपको एडमिट आ रहा है तो खुशी तो बहुत हुई थी। तो सबसे पहले तो वही मैंने पेरेंट्स को कॉल किया,
फिर मैंने हनी सर को भी कॉल किया था, उनको भी बताया, सब खुश थे, घर पे काफी अच्छा माहौल था। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मतलब उन्हें कौन सा ज्वाइन करना चाहिए इंस्टीट्यूट, तो क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी, जो भी आपको मुझे लगे। मुझे जितने लोगों ने आज तक पूछा, मैं ईजी ही बोलता हूँ उनको। मैंने बोला है कि मतलब पहले भी आपने में भी सुना होगा, लोग तो ये बोलते हैं कि इफ ईजी इज लाइक, ईजी से आपका नहीं हो पाता तो मतलब बाकी कोई इंस्टीट्यूशन से भी नहीं होता। ये एक बोलते हैं लोग ऐसी चीज, बिकॉज सच में ईजी में जितना हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स है जैसे हनी सर, गौरव सर और दीपांशी मैम, शाजर सर, वो जितना लेते हैं खुद से, जितना स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करते हैं, आई थिंक बाकी जगह उतना कोई करता नहीं है। मे बी हम लोग अगर उनका 50% रेप्लिकेट कर पाए हमारे खुद के जर्नी में, तो आई थिंक सभी अहमदाबाद में बैठेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कुणाल, थैंक यू एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।